ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं देखते हैं। यहां पे बोल रहा है अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, ऑल्सो कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी। समझिएगा बहुत अच्छे से। मान लीजिए कि मेरा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं आपको 25,000 में लैपटॉप बेचूंगा। ठीक है, किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है? आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। अब मान लीजिए कि मैं आपको लैपटॉप देने से मना कर देता हूं, मैं बोलता हूं मैं नहीं लूंगा, तो क्या आपका दोस्त मेरे ऊपर केस कर सकता है? क्या कोर्ट में जाके बोल सकता है क्या कि माय लॉर्ड, ये व्यक्ति मेरे दोस्त को लैपटॉप नहीं दे रहा है जबकि इनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्ट्रेंजर है, थर्ड पार्टी है। कॉन्ट्रैक्ट आपके और मेरे बीच में हुआ था, अगर मैं परफॉर्म नहीं करता हूं तो आप मेरे खिलाफ केस कर सकते हैं, मगर आपका दोस्त मेरे खिलाफ केस नहीं कर सकता है। ये लॉ है। तो लॉ यहां पे यही बोल रहा है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है वो क्या है? स्ट्रेंजर है, और वो केस नहीं कर सकता है। और नीचे आप देख रहे हैं ऑल्सो कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी, मतलब ये प्राइवेट मैटर है, पार्टीज का जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो तीसरे किसी व्यक्ति को इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये जनरल रूल है। मगर लॉ में क्या है, जहां पे रूल होता है वहां पे एक्सेप्शन भी होता है। अब देखेंगे रूल बनेगा मगर कहीं कहीं वो रूल अप्लाई नहीं होता है, जैसे हम क्या कहते हैं, एक्सेप्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये जनरल रूल है। अब नीचे एक और लाइन आप देख सकते हैं, लिखा है स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन स्यू, मतलब यदि कोई व्यक्ति कंसिडरेशन के लिए स्ट्रेंजर है वो केस कर सकता है। अब वो कैसे केस कर सकता है वो अपन देखेंगे। यहां पे अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जनरल रूल है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं हम देखेंगे। अच्छा, ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन स्यू, आपको याद होगा चिन्नैया वर्सेस रमैया। चिन्नैया वर्सेस रमैया में क्या था कि जो अगर आपको ध्यान होगा, ओल्ड लेडी की जो बहन थी वो ओल्ड लेडी के जो डॉटर थी उसके ऊपर केस कर सकती थी। उसने कंसिडरेशन दिया नहीं था, उसके बावजूद भी वो उसके ऊपर केस कर सकती है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा थी। गेटिंग माय पॉइंट? तो जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्ट्रेंजर है वो तो केस नहीं कर सकता है, मगर जो व्यक्ति कंसिडरेशन के लिए स्ट्रेंजर है, जिस व्यक्ति ने कंसिडरेशन नहीं भी दिया है, तो भी वो व्यक्ति केस कर सकता है। ठीक है, तो ये जनरल रूल आपको क्लियर हो गया, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू। अब ये तो हो गया जनरल रूल। अब हमको जो देखना है इसके एक्सेप्शन देखने हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू के एक्सेप्शंस। सबसे पहला, इन केस ऑफ ट्रस्ट, जहां पे भी ट्रस्ट बन जाती है वहां पे एक व्यक्ति जो कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्ट्रेंजर है वो भी केस कर सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि अगेन मैं रहता हूं मुंबई में, आप रहते हैं दिल्ली में, और आपने मुझे कहा कि मुझे लॉ की बुक चाहिए, आप प्लीज कोरियर कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है मैं कर देता हूं। तो मैं गया कोरियर कंपनी के पास और मैंने बुक वहां पे दे दिया आपको पार्सल करने के लिए। अब यहां पे मेरा और कुरियर कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। क्या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? मैं उनको पैसे दे रहा हूं और वो बदले में बुक जो है मेरी वो आप तक पहुंचाएंगे। ये हुआ हमारा कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान दीजिएगा किसके बीच में हुआ? मेरे बीच में और कुरियर कंपनी के बीच में। आपका यहां पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मान लीजिए कि वो बुक यदि आप तक नहीं पहुंचती है तो क्या आप कुरियर कंपनी के ऊपर केस कर सकते हैं? तो आंसर है बिल्कुल, आप कुरियर कंपनी के ऊपर केस कर सकते हैं, भले ही आप कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये मामला ट्रस्ट का हो जाता है।
यहां पे आप हो गए बेनिफिशियरी, इसको हम क्या कहेंगे, आप कहलाएंगे बेनिफिशियरी। तो जो बेनिफिशियरी है, जिसके बेनिफिट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो व्यक्ति केस कर सकता है। देखिए यहां पे क्या लिखा है, इन केस ऑफ ट्रस्ट समथिंग एज प्रॉपर्टी हेल्ड बाय वन पार्टी द ट्रस्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर द बेनिफिशियरी। तो यहां पे कोरियर कंपनी जो है वो क्या है, ट्रस्टी है, वो प्रॉपर्टी आपके बिहाफ पे होल्ड कर रही है, मतलब आपको देने के लिए। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसके बावजूद भी क्या हो सकता है, आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं बिकॉज यू आर अ बेनिफिशियरी। तो रूल समझ में आया। रूल क्या है, रूल यह है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा जो व्यक्ति नहीं है वो केस नहीं कर सकता है, मगर हम बोल रहे हैं, एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति भी केस कर सकते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है। ठीक है, उसका पहला पहला केस है इन केस ऑफ ट्रस्ट। दूसरा आता है इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट। अब फैमिली सेटलमेंट भी समझते हैं। मान लीजिए कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है और उसमें एक लड़की है, और उस फैमिली में एक प्रोविजन रखा जाता है इस लड़की की शादी को लेकर कि आगे चल के इसको एक हिस्सा दिया जाएगा, शादी के लिए इसका हिस्सा अलग रखा जाएगा। ऐसा प्रोविजन बनाया जाता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, आपस में तय किया जाता है। अब क्या होता है, आगे चल के इस HUF का आपस में सेटलमेंट होता है और सब अपना अपना हिस्सा बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक प्रकार से। तो इस केस में उस लड़की को अधिकार है कि वो केस कर सकती है, भले ही उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा वो नहीं थी। ठीक है, तो फैमिली सेटलमेंट के केस में जो व्यक्ति भले ही कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं भी रहा है, वो व्यक्ति भी अपने अधिकार के लिए क्या कर सकता है, केस कर सकता है। ठीक है, क्लियर है ये बात। इसके बाद आ जाइए इन केस ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पे भी ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि एक पिता ने अपनी बेटी की शादी की बात एक लड़के के साथ तय कर दी, शादी तय हो गई एक लड़के के साथ, अपनी बेटी की शादी। अब ये कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे पिता और एक और लड़के के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। क्या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि उसकी बेटी की शादी उसके साथ होगी। तो कॉन्ट्रैक्ट पिता और एक लड़के के बीच में हो रहा है, लड़की और लड़के के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। कुछ समय बाद पिता की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, और लड़का मुकर जाता है, कहता है कि मैं शादी नहीं करूंगा। तो बताइए कि लड़की क्या उसके ऊपर केस कर सकती है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, उसके बावजूद भी उसको केस करने का अधिकार है। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के केस में एक स्ट्रेंजर जो है वो भी केस कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है इन केस ऑफ एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट, अब इसका भी एक अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूं और मैं कहता हूं कि ये 1000 रुपए आप मिस्टर बी को दे दोगे। मेरा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि आप ये 1000 रुपए किसको दे दोगे, मिस्टर बी को दे दोगे। उसके बदले में आपने जो भी मेरे से चार्जेस मांगे होंगे। अब आप क्या करते हैं, आप मिस्टर बी के सामने एक्नॉलेज कर लेते हैं कि ये 1000 रुपए मुझे मिले हैं सर से और मुझे आपको देने हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ, आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, यदि आप उसको पैसे नहीं देते हैं मिस्टर बी को, तो मिस्टर बी आपके खिलाफ केस कर सकता है, भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है। क्यों, क्योंकि आपने एक्नॉलेज किया है कि आप जो 1000 रुपए है वो उसको देंगे। एक्नॉलेज किया है मतलब वहां पे आपने स्वीकार किया है। तो ये भी एक एक्सेप्शन हो गया आपका स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट का। और अंत में आता है इन केस ऑफ असाइनमेंट। अब असाइनमेंट का यहां पे मतलब क्या है, मान लीजिए कि मैं आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूं। अब देखिए यहां पे मान लेते हैं कि मेरी एक फैक्ट्री है
और मैं एक रॉ मटेरियल एक दूसरी फैक्ट्री में रेगुलर बेसिस पे सप्लाई करता हूं। अब मैं अपनी फैक्ट्री बंद करने वाला हूं, तो एक और सप्लायर है जो कि रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, मैं उसको अपना कॉन्ट्रैक्ट असाइन कर देता हूं। ठीक है, जो अपना मेरा जो राइट है मैं उसको असाइन कर देता हूं और मैं कहता हूं कि तुम अब वहां पे सप्लाई करना चालू कर दो। इज इट क्लियर? फिर बोल रहा हूं मैं एक फैक्ट्री में रॉ मटेरियल सप्लाई करता हूं और मैंने वहां पे सप्लाई करना बंद करना है और मैं आपको कहता हूं कि आप वहां पे ये रॉ मटेरियल सप्लाई कर दिया करो। तो अब आप क्या कर रहे हो, अब आपने सप्लाई करना चालू कर दिया। इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट जो मेरा और किसका था, उस फैक्ट्री के बीच में था, मैंने आपको असाइन कर दिया। अब आगे चल के मान लो कि आपने वहां पे गुड सप्लाई भी कर दिए और वो जो फैक्ट्री ओनर है वो आपको पैसे देना बंद कर देता है या मना कर देता है, तो क्या आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वो यहां पे ये जरूर बोलेगा कि आप जो है वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था, उसके बीच में और मेरे बीच में हुआ था, तो आप तो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, तो आप कैसे केस कर सकते हैं? आप केस कर सकते हैं बिकॉज यू आर द असाइनी। आप क्या है? असाइनी है। तो असाइनी जो है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट असाइन किया गया है, वो व्यक्ति वहां पे केस कर सकता है। क्लियर है सारे पॉइंट्स? चलिए अब आते हैं एक और जनरल रूल, वो है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। यदि कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये सीधा सा रूल हमने पहले भी देखा है। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट में अपन ने देखा था कंसिडरेशन जरूरी है। मैं अगर आपको 25,000 में लैपटॉप बेच रहा हूं तो यहाँ पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, मुझे बदले में क्या मिल रहा है? 25,000। अगर मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि मैं आपको फ्री में लैपटॉप दे दूंगा, मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि मैं आपको फ्री में लैपटॉप दे दूंगा, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है। कंसिडरेशन होना जरूरी है, अगर नहीं होता है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। मगर अगेन यहां पे भी कुछ एक्सेप्शन है, जहां पे रूल है वहां पे एक्सेप्शन है। तो क्या बोल रहा है यहां पे? देखिए, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज कॉल्ड नुदुम पक्तम। एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज कॉल्ड नुदुम पक्तम। नुदुम पक्तम ये लेटिन लैंग्वेज में विदाउट कंसिडरेशन के एग्रीमेंट को कहा जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन the term, the rule, no consideration, no contract, and also explain the exceptions to this rule. तो देखते हैं अपन, पहले एक्सेप्शन देख लेते हैं। यहां पे सबसे पहला बोलता है अग्रीमेंट्स मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ऐसे अग्रीमेंट्स जहां पे कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, वहां पे बिना कंसिडरेशन के भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो इसको तो पहले समझना पड़ेगा कि ये किस तरह का एग्रीमेंट है। तो इसमें 4 कंडीशंस हैं, ये वो चारों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। कौन कौन सी चारों कंडीशन है समझते हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। चलिए, आपको मालूम है कि जो डोमेस्टिक या सोशल नेचर के एग्रीमेंट्स होते हैं वो इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं, ये आमतौर पे नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वहां पे ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहती हैं पार्टी। मगर कुछ केसेस में ऐसा होता है कि पार्टीज का जो इंटेंशन है वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का है। अगर हस्बैंड वाइफ को कहता है कि मैं तुमको नेकलेस लेके दूंगा, डायमंड नेकलेस लेके दूंगा, तो वो ऑब्वियस सी बात एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। मगर यदि पार्टीज आपस में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहती हैं इस बात को लेकर, तो फिर वो डेफिनेटली एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, यदि कुछ कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो। रिपीट कर रहा हूं, मिस्टर ए मिसेस ए को कहते हैं कि मैं तुमको नेकलेस लेके दूंगा, डायमंड नेकलेस लेके दूंगा। ठीक है, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आमतौर पे नहीं होता है, मगर किसी केस में हो सकता है, यदि ये अग्रीमेंट वो लोग आपस में रिटन में करते हैं। यहां पे मिस्टर ए मिसेस ए को लिख के देते हैं कि मैं तुम्हें डायमंड नेकलेस खरीद के दूंगा। ठीक है,
एक ये पहली बात हो गई, रिटन में होना चाहिए। दूसरा, इमीडिएट रिलेशन होना चाहिए। इमीडिएट रिलेशन का मतलब होता है क्लोज रिलेशन, हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, माँ बेटी, पिता पुत्र, पिता पुत्री, माँ बेटा, ये क्या है, ये क्लोज रिलेशंस हैं। तो ये क्लोज रिलेशंस में ये अप्लाई होता है। मतलब ये 4 कंडीशन हम देखने वाले हैं जो कि फुलफिल होनी चाहिए, तभी नेचुरल लव एंड अफेक्शन के केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड होगा, बिना किसी कंसिडरेशन के, है ना। जैसे मैंने कहा कि मिस्टर ए मिसेस ए को कहते हैं, तो वो यहां पे कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, वो डायमंड नेकलेस देना चाहते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है देयर मस्ट बी नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अब इसका क्या मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। एग्जाम में इस तरह से आता है कि मिस्टर ए और मिसेस ए आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, और मिस्टर ए मिसेस ए को प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुमको डायमंड नेकलेस लेके दूंगा। तो क्या एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं है। अगर आपस में लड़ाई होती रहती है, झगड़े होते रहते हैं, और उसके चलते अगर कोई एग्रीमेंट होता है, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अक्सर इस तरह का आता है। और चौथा है रजिस्टर्ड। तो क्या क्या देखा हमने, ध्यान दीजिएगा। मिस्टर ए मिसेस ए को डायमंड नेकलेस देना चाहते हैं, तो वो कब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? पहला, लिखित होना चाहिए। दूसरा, बकायदा उसे रजिस्टर्ड भी कराना पड़ेगा। तीसरा, उनके जो रिलेशन है आपस में क्लोज होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, हस्बैंड वाइफ है तो क्लोज रिलेशन है। और चौथा, उनके बीच में वाकई नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। यदि आए दिन स्थिति ऐसी है, इतना तनाव है आपस में कि डिवोर्स होने की स्थिति है, और आपस में ऐसा एग्रीमेंट करते हैं जो कि बकायदा रिटन है, इमीडिएट रिलेशन है, रजिस्टर्ड है, तो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं है। तो ये चारों चीजें होनी चाहिए, इसमें से कोई भी अगर मिसिंग होगा तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। क्लियर है ये पॉइंट? तो ये मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया पहला एक्सेप्शन। अब देखते हैं प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। इसको भी अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए कि मिस्टर बी है, मिस्टर बी के घर में आग लग जाती है। मिस्टर ए, उनके पड़ोसी देखते हैं कि अरे मिस्टर बी का घर जो है वो तो जल रहा है। मिस्टर ए तुरंत एक्शन लेते हैं और अपने घर से पानी भर भर के मिस्टर बी के घर पे डालते हैं आग बुझाने के लिए, और खूब कोशिशों के बाद वो आग बुझा देते हैं, ठीक है। अब यहां पे मिस्टर बी को जब पता चलता है कि अरे मिस्टर बी ने इतनी मदद की है, तो मिस्टर बी मिस्टर ए को कहते हैं कि यार तुमने मेरे घर में आग फैलने से बचाई है, इसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं, और साथ ही साथ मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि 5,000 रुपए दूंगा। तुमको इतना मेरे कारण कष्ट हुआ, तुमने मेरी इतनी मदद की, इसलिए मैं तुमको 5,000 रुपए दूंगा, ठीक है। तो एक बात बताइए कि यहां पे मिस्टर ए और मिस्टर बी का कभी क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा कि यार कभी मेरे घर में आग लगे तो तुम बुझाना? ऑब्वियस सी बात है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये जो मिस्टर ए ने किया है वो स्वेच्छा से किया है, अपनी इच्छा से किया है, ठीक है। और उसके लिए क्या हुआ, मिस्टर बी ने प्रॉमिस कर दिया। तो यहां पे मिस्टर बी को आगे चल के क्या पैसे देना जरूरी है? क्या मिस्टर बी यहां पे बोल सकते हैं कि तुम्हारी तरफ से क्या कंसिडरेशन मिला है मुझे? तो मैं आपको बता दूं कि मिस्टर ए की तरफ से मिस्टर बी को कोई कंसिडरेशन नहीं मिला है। आपको शायद लग रहा होगा कि डेफिनेटली कंसिडरेशन मिला है, क्योंकि मिस्टर ए ने आग बुझाई है, ये मिस्टर बी के लिए कंसिडरेशन है। तो ये कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि कंसिडरेशन का पहला पहला आपने रूल देखा था, मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। क्या यहां पे प्रॉमिसर ने कहा था, यहां पे क्या मिस्टर बी ने कहा था कि आग बुझाओ मैं तुमको 5,000 रुपए दूंगा? ऐसा नहीं हुआ है।
तो इसीलिए वो कंसिडरेशन तो कहलाएगा ही नहीं, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। तो पास्ट में यदि स्वेच्छा से कुछ सेवाएं दी गई हैं एक व्यक्ति के द्वारा और दूसरा व्यक्ति उन सेवाओं के लिए प्रॉमिस करता है पैसे देने के लिए, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा बिना किसी कंसिडरेशन के। अब यहां पे कंफ्यूजन ये स्टूडेंट्स के बीच में होता है, कुछ टीचर्स के बीच में भी होता है कि वो ये समझते हैं कि ये पास्ट कंसिडरेशन है। ये पास्ट कंसिडरेशन नहीं है। पास्ट कंसिडरेशन तभी होगा जब डिजायर पे हुआ हो, क्योंकि कंसिडरेशन तभी बोलते हैं जब डिजायर पे हुआ हो। यदि डिजायर पे नहीं हुआ तो कंसिडरेशन ही नहीं है। आपको याद होगा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि आपने मुझे कहा कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह ड्रॉप करने के लिए, और मैंने आपको ड्रॉप किया था। तो ये कैसे हुआ था, ये आपकी डिजायर पे हुआ था और आगे चल के आपने प्रॉमिस किया कि मैं आपको पैसे दूंगा। ध्यान है आपको इस बात का। तो वहां पे क्या था, वहां पे वाकई में वो पास्ट कंसिडरेशन था क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट पे था। यहां पे इसने स्वेच्छा से किया है, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन है, यहां पे कोई कंसिडरेशन नहीं है। क्या है ये, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। इसके लिए यदि किसी ने प्रॉमिस किया है तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। मिस्टर बी को आगे चल के मिस्टर ए को 5,000 रुपए देने ही पड़ेंगे बिना किसी कंसिडरेशन के। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब आते हैं प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट। पहले तो समझ लेते हैं कि टाइम बार्ड डेट किसको कहते हैं। ऐसा डेट जो कि 3 साल से पुराना हो गया हो। मैंने आपको मान लो 5,000 रुपए उधार दिया, 3 साल तक मैंने क्लेम नहीं किया आपसे, 3 साल तक मैंने आपसे आपके खिलाफ कोई कोर्ट में केस नहीं किया। वैसे मैं मांगता था, आप हाँ हाँ बोलते रहते थे, कभी आपने दिए नहीं। अब 3 साल हो गए। अब मैं यदि कोर्ट की शरण में जाता हूं और गुहार लगाता हूं कि माय लॉर्ड ये व्यक्ति मेरे को 5,000 रुपए नहीं दे रहा है, तो कोर्ट मेरी बात सुनने वाली नहीं है। जज साहब मेरे को भगा देंगे। क्यों भगा देंगे, वो कहेंगे 3 साल कहां थे, आपका जो डेट है वो क्या हो चुका है, टाइम बार्ड हो चुका है। अब इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो खत्म हो गया, मेरे पास अब अधिकार नहीं है। मगर यदि 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 आप मुझे लिख के देते हैं कि तुम्हारा जो डेट है वो मैं चुकाऊंगा, 3 साल के बाद जो टाइम बार्ड हो चुका है, आप मुझे लिख के प्रॉमिस करते हैं, तो वो फिर मुझे लेने का अधिकार मिल जाएगा। वो एक नया कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा बिना किसी कंसिडरेशन, क्योंकि वो तो खत्म हो चुका है। बिना किसी कंसिडरेशन को के ये कॉन्ट्रैक्ट फिर से क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्या लिखा है यहां पे, प्रॉमिस शुड बी रिटन एंड साइन बाय द डेटर और हिज ऑथराइज्ड एजेंट। डेटर खुद भी कर सकता है या उसका ऑथराइज्ड एजेंट पूरा वो लिख के और साइन करके देगा, तो क्या हो जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कंप्लीटेड गिफ्ट। आप कभी ना कभी शादी में तो गए होंगे। शादी में आपने देखा होगा कि रिसेप्शन पे दूल्हा दुल्हन खड़े रहते हैं और लोग आके उनको गिफ्ट देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपके भी किसी दोस्त की शादी और आप जाते हैं और उसके बाद आप उसको रिसेप्शन में एक बड़ी महंगी सी घड़ी दे देते हैं गिफ्ट में, ठीक है। दूसरे दिन अपने एक और दोस्त जो कि वो भी शादी में पहुंचा था, उससे बातचीत होती है आपकी और वो आपसे पूछता है कि यार क्या गिफ्ट में दिया, तो आप कहते हैं कि यार मैंने 5,000 की घड़ी गिफ्ट की है। तो कहता है 5,000 की घड़ी गिफ्ट की है, मैंने तो 100 रुपए की दीवार घड़ी गिफ्ट की है। तो आपको लगने लगता है आपने आपसे तो गलती हो गई। अब आपका दिमाग कॉन्ट्रैक्ट पे तो चलता रहता है। अब आपके दिमाग में आता है कि यार ये जो है यहाँ पे कोई कंसिडरेशन तो है नहीं, मैंने तो जाके उसको इतना महंगा गिफ्ट दे दिया मगर मुझे तो बदले में कुछ नहीं मिला, तो मेरे को तो अधिकार है वापस लेने का, क्योंकि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब आप दूसरे दिन उसके घर चले जाते हैं और कहते हैं नहीं मुझे तो वापस चाहिए वो गिफ्ट। क्या आप ऐसा वाकई में कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो गिफ्ट दिया जा चुका है ना, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और आप उसे वापस लेने का अधिकार नहीं रखते हैं। बिना कंसिडरेशन के वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है क्रिएशन ऑफ एजेंसी। क्रिएशन ऑफ एजेंसी मतलब जब एक
कॉन्ट्रैक्ट होता है एक प्रिंसिपल और एक एजेंट के बीच में। दो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट करता है किसी भी कार्य के लिए, है ना, तो उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो अगर हम किसी को अपॉइंट कर रहे हैं किसी कार्य के लिए, हमारे बिहाफ पे वो व्यक्ति हमारा कार्य कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को हम एजेंट कहते हैं। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है यहाँ पे किसी भी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है, बिना कंसिडरेशन के वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, क्लियर है ये? तो बड़ा सिंपल है, क्रिएशन ऑफ एजेंसी मतलब प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे एक व्यक्ति प्रिंसिपल है, एक व्यक्ति एजेंट है। प्रिंसिपल वो व्यक्ति होता है जो कि किसी को अपना एजेंट अपॉइंट करता है, अपने बिहाफ पे कार्य करने का अधिकार देता है। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं क्रिएशन ऑफ एजेंसी। ठीक है, उसके बाद छठवां पॉइंट आता है चैरिटी। चैरिटी, अगर आपने चैरिटी की है, आपने किसी को दान दे दिया, आपने दान दे दिया, तो क्या आप वापस लेने का अधिकार रखते हैं? क्या नहीं रखते हैं, ऑब्वियस सी बात है। अगर चैरिटी कर दी तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा बिना किसी कंसिडरेशन के। इसका एक फेमस केस भी है, वो हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। और सातवां है बेलमेंट। अब ये बेलमेंट क्या है? मान लीजिए कि आपके फ्रेंड ने नोट्स कंप्लीट नहीं किए हैं, तो एक दिन के लिए यदि आपसे नोट्स उधार ले लेता है वो, कि भाई एक दिन के लिए मेरे को अपने नोटबुक दे दो, मैं नोट्स बना के दे दूंगा, तो ये जो आपने उसको दिया है इसे हम कहते हैं बेलमेंट। दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। यहां पे जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन हो, कई बार कंसिडरेशन रहता भी है, मगर बिना कंसिडरेशन के भी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। जैसे कि आप टैक्सी किराए पे लेके आ जाते हैं एक दिन के लिए, तो वो भी क्या है? वो भी बेलमेंट है। टैक्सी आप एक दिन के लिए किराए पे लेके आते हैं, तो जिस व्यक्ति ने आपको टैक्सी किराए पे दिया है उसे हम बेलर कहते हैं, और आप जो हैं आप क्या कहलाएंगे? बेली। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, इन्हें हम बेलमेंट कहते हैं। हम इसको बेलमेंट को वैसे भी पढ़ने वाले हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर, तो वहां पे ज्यादा अभी हम चर्चा इस पे नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद रहने चाहिए। ठीक है, देखिए क्या क्या पॉइंट्स हमने देखे। पहला हमने देखा अग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ये पहला पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, मैंने आपको बताया, है ना, उसमें एग्जाम्पल लिया था, मिस्टर बी का मकान जल रहा था। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिखते चलिएगा, एग्जाम्पल जहां जहां पे भी हमने यूज किए हैं। टाइम बार्ड डेट, जो डेट 3 साल से ज्यादा पुराना हो जाता है। कंप्लीटेड गिफ्ट, जो दे दिया गया है गिफ्ट, उसे हम कंप्लीटेड गिफ्ट कहते हैं। क्रिएशन ऑफ एजेंसी, प्रिंसिपल और एजेंट का यहाँ पे रिलेशन बन रहा है। चैरिटी मतलब किसी को आपने दान कर दिया है, बेलमेंट। अब चैरिटी में एक और पॉइंट आता है, चैरिटी और प्रॉमिस टू चैरिटी। अच्छा एक बात बताइए कि मान लीजिए कि मैं आपको कहता हूं कि मैं आपको गिफ्ट दूंगा, गिफ्ट दिया नहीं है, मैं कहता हूं आपको गिफ्ट दूंगा, तो क्या एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं होगा। उसी प्रकार से अगर हम चैरिटी दे देते हैं, किसी को चैरिटी कर देते हैं, तो आप वापस लेने का अधिकार नहीं रखते हैं। मगर यदि आप चैरिटी करने का प्रॉमिस करते हैं तो क्या एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं चैरिटी करने का प्रॉमिस करते हैं तो क्या एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? तो डिपेंड करता है। इसका एक बड़ा फेमस केस भी हुआ था, अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, उसके बाद अपन अगली क्लास में उसको डिटेल में देखेंगे। एक मंदिर में कुछ काम होना था, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क होना था। आप रेगुलर बेसिस पे उस मंदिर में जाते हैं और वहां पे जो पुजारी है उसको आप कहते हैं कि भाई ये कंस्ट्रक्शन वर्क जो होना है बड़े दिन से मैं देख रहा हूं पेंडिंग है, ऐसा क्यों है? तो कहते हैं यार फंड की कमी है, इस कारण से पेंडिंग है। तो आप कहते हैं एक काम करो, आप काम चालू करा दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं इसके लिए 50,000 रुपए दूंगा। पुजारी जी खुश हो जाते हैं, कह रहे हैं चलो डोनेशन आ गया हमको, ताकि हम काम चालू करवा सके। 50,000 रुपए आपने कमिटमेंट कर दिया, दिया नहीं है, देना बाकी है। आपकी बात पे ये जो पुजारी हैं उन्होंने कंस्ट्रक्शन चालू करवा दिया मंदिर का। कुछ दिन बाद, ठीक है, आप जब वहां पे पहुंचते हैं फिर से रेगुलर बेसिस पे तो आप जाते हैं, अब काम चालू तो हो गया था, तो पुजारी जी ने आपको कहा कि यार वो काम तो चालू करा दिया है मैंने, और मैंने पूरा मटेरियल भी उधार में बुलवा लिया है और काम भी चालू हो गया कॉन्ट्रैक्टर को बोल के,
मगर अब उनकी पेमेंट करना बाकी है, तो प्लीज आप पेमेंट 50,000 जो आपने कमिट किया था वो आप प्लीज भेज दीजिए। तो आप यहां पे कहते हैं कि यार ये कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना है, मैंने चैरिटी दे दिया होता तो वापस नहीं ले सकता हूं, मगर मैंने खाली प्रॉमिस किया है चैरिटी करने के लिए, तो यहां पे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और इसीलिए मैं आपको नहीं दूंगा। तो क्या चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब यहां पे बात यह आती है कि आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, तो आपको उतने पैसे देने पड़ेंगे, मैक्सिमम लिमिट है आपकी 50,000 और 50,000 मैक्सिमम लिमिट है, ध्यान रखिएगा। तो आपको उतना पैसा देना पड़ेगा जितना कि उन्होंने अभी जितने की लायबिलिटी उठा ली है। यदि उन्होंने 20,000 रुपए का मटेरियल वहां पे खरीद चुके हैं और 10,000 रुपए की लेबर भी पे करना बाकी है, तो कुल मिला के उनका खर्चा कितना हो जाता है? 30,000। तो 30,000 आपको देना पड़ेगा, 50,000 नहीं बल्कि 30,000, जितने की लायबिलिटी उन्होंने इंकर कर ली है। अगर उन्होंने 60,000 खर्च कर दिया होता तो 60,000 आपको नहीं देना पड़ता, क्योंकि आपने जो प्रॉमिस किया है वो कितना किया है? 50,000। इसमें से क्वेश्चन पॉसिबल है, ठीक है, इसका केस हम अगली क्लास में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, mere promise to gift cannot be considered as valid contract, but if one has promised to contribute to charity and the other party has done something or incurred a liability on the faith of that promise, then the promise to contribute can be enforced to the extent of that liability incurred। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको सब समझ में आया होगा। ठीक है, ये बहुत जरूरी है कि आप प्रैक्टिस कीजिए। तो ये प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपने खुद से ट्राई करना है, नहीं तो फिर आपको पीछे आंसर्स में भी ये सारी के जो आंसर्स हैं आपको पीछे मिलेंगे नोट्स में। देखिए क्या लिखा है, डिफाइन कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन क्या होता है, उसके कौन कौन से रूल्स होते हैं वो भी आपने देखा होगा। एक्सप्लेन द रूल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ऑल्सो डिस्कस द एक्सेप्शन टू दिस रूल। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी, सॉरी, एक्सप्लेन इट विद एक्सेप्शन। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इसकी आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए और फिर आप देखिए आंसर में क्या लिखा हुआ है, हमको किस तरह से लिखना चाहिए। ठीक है, तो यहीं पे हम खत्म करते हैं, फिर अगले लेक्चर में आगे बढ़ेंगे।